यांग चेन घबराहट में पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। उसे पता नहीं था कि इस वकील ने, जो बिल्कुल अजनबी था, उसे जमानत क्यों दी। इसके अलावा पुलिस के रवैये से वह बता सकता था कि इस वकील की एक गहरी पृष्ठभूमि थी। पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर घुंघराले बालों से भरे सिर वाले वकील झांग ने सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने काई यान से हाथ मिलाते हुए कहा, सहयोग करने के लिए ब्यूरो चीफ काई को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो चीफ काई जैसे युवा व्यक्ति को पश्चिम क्षेत्र के पुलिस विभाग में इस तरह का पद संभालते हुए देखना दुर्लभ है। निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति में बहुत उदारता होती है। उस क्षण काई यान का चेहरा सुरक्षित और शांत था। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडी औपचारिक मुस्कान चिपकाई गई थी। वकील झांग झोंग हाई के वकीलों के दृश्य में एक वरिष्ठ हैं। हम युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से आपके साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। हालांकि उसने ये शब्द वकील झांग को कहे, काई यान की नजर अनैच्छिक रूप से यांग चेन की ओर मुड़ गई जो आलस से खींच रहा था। काई यान ने कभी नहीं सोचा होगा इस वकील झांग की अचानक यात्रा यांग चेन को जमानत देने के लिए थी। हालांकि वकील झांग ने यह खुलासा नहीं किया कि पृष्ठभूमि में उनका नियोक्ता कौन था। कोई व्यक्ति जो इस पुराने अनुभवी वकील से अनुरोध करने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से झोंग हाई शहर में प्रसिद्धि और बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति था। उस तरह का कोई व्यक्ति वास्तव में बाजार के मटन स्कीवर्स विक्रेता यांग चेन के लिए आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। यांग चेन की पृष्ठभूमि सामान्य नहीं थी। पुलिस स्टेशन के प्रांगण से बाहर निकलने के बाद यांग चेन वकील झांग की ओर विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, यह मदद करने के लिए वकील झांग को धन्यवाद, अन्यथा मुझे उस पूछताछ कक्ष में 2 दिन बिताने पड़ते। तुम्हें पता नहीं, मैंने एक दोस्त से आज रात उनके मेहमान बनने का वादा किया है। क्या सिरदर्द है। यांग चेन की अजीब मुस्कान को देखते हुए वकील झांग अपने दिल में उत्सुक थे। पहले उसे अभी भी पता नहीं था कि वह व्यक्ति क्यों चाहता था कि वह इस युवक को जमानत पर रिहा करे, लेकिन अब उससे मिलने पर उसने देखा कि इस आदमी में वास्तव में कुछ असामान्य बातें थी। बस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय उसकी उदासीनता और संयम, उसे छोड़ने के बाद आराम से शांति, मजाक करने के मूड और स्वभाव के साथ इस युवक का निश्चित रूप से एक असाधारण प्रभाव था। वकील झांग ने अपने दिल में रखी अवमानना को वापस लेते हुए हंसते हुए कहा, मिस्टर यांग को मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी ने कुछ करने के लिए सौंपा था और मैंने वही किया जो एक ईमानदार आदमी करेगा। अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो वह व्यक्ति सही है। वकील झांग ने जहां इशारा किया था वहीं उनकी नजर पड़ी। यांग चेन ने अचानक देखा कि सड़क के किनारे कार पार्क पर एक लाल लिमोजिन रुकी हुई है। यांग चेन ने इस पर एक नजर डाली और तुरंत दिलचस्पी लेने लगे। वह कार वास्तव में देश में शायद ही कभी देखी जाने वाली कार थी, एक बेंटले अर्नेज। इस प्रकार की ब्रिटिश कार एक सुंदर और शाही स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है। हुआक्सिया देश में इसकी सबसे कम बिक्री कीमत 4,000,000 से ऊपर है। इस तरह से गाड़ी चलाने में सक्षम होने के लिए उस व्यक्ति की कीमत निश्चित रूप से कम कई 100 करोड़ होनी चाहिए। वकील झांग को अलविदा कहने के बाद यांग चेन धीरे धीरे बेंटले के किनारे चला गया, फिर ड्राइवर की सीट की ओर देखा और उसकी नजरों को दूर ले जाना मुश्किल था। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने कहा, यह तुम हो? ओह शुद्ध काले चमड़े की सीट। एक साफ चेहरे वाली सुंदर शहर की लड़की बैठी थी। उसने एक शुद्ध सफेद सूती पोशाक पहनी थी और सुंदर काले बालों से भरा हुआ सिर था जिसमें कोई जगह नहीं थी। सुंदर और नाजुक चेहरे पर एक बड़ा फ्रेम किया गया धूप का चश्मा था जो उस सुंदर चेहरे के आधे हिस्से को ढकता था। धूप के चश्मे और उसकी त्वचा के रंग के बीच एक स्पष्ट अंतर था जो उसके गर्व और ठंडक को प्रकट करता था।
और साथ ही उसकी सुंदरता जो किसी के दिल को हिला सकती थी। गाड़ी की खिड़की बंद हो गई और सुंदरता ने यांग चेन की ओर एक और नजर भी नहीं डाली। बिना उत्साह के उसने कहा, चढ़ो। यांग चेन भी बहुत विनम्र नहीं था। वह थोड़ा हंसा और फिर अंदर आया और स्वतंत्र रूप से अपने नितंब को इधर-उधर घुमाया, सीट की ऊंचाई को समायोजित किया और उसे वापस स्थानांतरित कर दिया, एक अंतरंग अभिव्यक्ति के साथ, जैसे कि वह एक पुराने दोस्त से मिला। आज सुबह तुम बस ऐसे ही चले गए। मैं उत्सुक था कि क्या मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि तुम मुझे इतनी जल्दी जमानत देने में मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन आओगे। क्या यह भाग्य के रूप में गिना जाता है? यह सुंदर महिला वह अजनबी थी जिसने यांग चेन के साथ यह काम किया था। यांग चेन ने उसके ठंडे चेहरे को देखा। उसके दिमाग में उस भावुक रात के बारे में सोच रहा था जो दोनों ने साझा की थी। यह ऐसा था जैसे वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति थी और वह मजाक करने के मूड को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगर आप चुप रहेंगे तो कोई नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हैं। यांग चेन के साथ मूर्खतापूर्ण बात किए बिना महिला ने त्वरक पर कदम रखा और कार जल्दी से पुलिस स्टेशन से निकल गई। लगभग 10 मिनट बाद वे पश्चिम क्षेत्र के सार्वजनिक चौक के पास एक कॉफी की दुकान पर रुके। विशाल फव्वारे के पास से गुजरते हुए यांग चेन ने कॉफी की दुकान में मूक महिला का पीछा किया। जाहिरा तौर पर एक छोटा सा निजी कमरा पहले ही बुक हो चुका था। वेटर के पीछे दोनों को सुनसान दूसरी मंजिल के एक कोने में ले जाया गया। आसपास कई बड़े पौधे लगाए गए थे जो जगह को एक सुंदर, शांत और एकांत का अनुभव देते थे। मिस लिन, मिस्टर, आप दोनों क्या पीना पसंद करेंगे? विनम्र पुरुष वेटर मुस्कुराए और पूछा। ऐसा लगता था कि वह एक नियमित ग्राहक थी। अपने धूप के चश्मे उतारती थी, उस चेहरे का खुलासा करती थी जो पुरुषों के अधिकांश रक्त को प्रवाहित कर सकता था। लिन उपनाम वाली महिला ने उदासीनता से कहा, नीला पहाड़, दूध जोड़े, चीनी नहीं। यांग चेन ने फ्लिप किया और मेनू को घुमाया, विचारों में अपनी भौहें हिला दी, फिर मुस्कुराया और कहा, यह मुझे एक कप क्राइसेंथेमम चाय पीने दो, बहुत गर्म नहीं। मुझे सबसे अच्छे की जरूरत नहीं है, मुझे सबसे सस्ता दो। पुरुष वेटर का मुस्कुराता हुआ चेहरा कठोर हो गया। अजीब तरह से उसने जवाब दिया, श्रीमान, हम एक कॉफी की दुकान है, हमारे पास चाय नहीं है, इसके अलावा क्राइसेंथेमम चाय भी है। फिर मुझे एक कप पानी चाहिए, क्या पानी के लिए पैसे देने होंगे? यांग चेन ने चिढ़ते हुए पूछा। हमारे पास पानी है, लेकिन श्रीमान, क्या आपको वास्तव में केवल पानी चाहिए? पुरुष वेटर ने यांग चेन को एक अजीब भाव के साथ देखा, जैसे कि वह समझ नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति जो इस देवी का मित्र था और उसके साथ प्रवेश कर रहा था, एक अतिथि था जो पानी का आदेश देता था। वह महिला जो खिड़की से बाहर ठंडी और अलग नजर से देख रही थी, ने यांग चेन पर एक नजर डाली और पुरुष वेटर से कहा, उसे एक कप नेपल्स, अमेरिकी शैली दें। ठीक है मिस लिन। जैसे ही उसे माफी मिली, पुरुष वेटर हड़बड़ी में पीछे हट गया। फिर भी यांग चेन का चेहरा उदास था। मैं कहता हूँ, मिस, आपका उपनाम लिन है ना? मिस लिन, मेरे पास उस नेपल्स या आपके द्वारा ऑर्डर की गई किसी चीज के लिए पैसे नहीं है। उस कप के लिए कुछ $100, मुझे मटन स्केवर की कुछ 1000 छड़ें बेचनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अपनी भौहें आपस में जोड़कर महिला ने अधीरता से कहा, यह इस बात की बात नहीं है कि आप मेरे साथ व्यवहार करते हैं या नहीं। यह मेरी आय के बारे में है जो मुझे इस श्रेणी की कॉफी पीने की अनुमति नहीं देती है। इसके अलावा 4 स्वस्थ अंगों वाले एक साक्षर व्यक्ति के रूप में मैं आप जैसी लड़की द्वारा कॉफी की दावत का लालच कैसे कर सकता हूँ?
आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं गरीब हूँ, फिर भी मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और एक बदमाश नहीं जो धोखा देता है। अगर मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए भुगतान करना होगा, लेकिन तथ्य यह है कि मुझे वास्तव में कॉफी पीना पसंद नहीं है। यह मेरा इलाज है, आपका लालच नहीं। महिला ने कहा कि वह थोड़ा टूट गई थी। वह पहले से ही एक कप कॉफी पीने के लिए एक कदम पीछे हट गई थी, फिर भी उसे इस तरह की बकवास का सामना करना पड़ा। लेकिन यांग चेन में गंभीरता का चेहरा था, जैसा कि उन्होंने गंभीरता से कहा, मिस लिन, जैसा कि प्राचीन काल के लोग कहते हैं, एक सज्जन मुफ्त भोजन नहीं खाते हैं। आप जो कर रहे हैं वह मेरे लिए दान है। अगर आप मेरी आय को कम देखते हैं और समाज में मेरी स्थिति को कम देखते हैं, तो यह ठीक है, यह सही है। मैं एक मटन स्कीवर्स विक्रेता हूँ, लेकिन तुम मेरी सत्यनिष्ठा का अपमान नहीं कर सकते और मेरे आत्मसम्मान को रौंद नहीं सकते। काफी है। कमाल की सुंदरता लिन अचानक मेज पर गिर पड़ी और उठ खड़ी हुई। उसकी मोटी छाती बार बार हिलती रही। क्या आपका अंत हो गया है? मेरे पास आपकी मूर्खतापूर्ण बातें करने के लिए खाली समय नहीं है। जिस क्षण वे शब्द बोले जा रहे थे, यांग चेन जो लगातार हाथापाई कर रहा था और रुक रहा था, जैसे कि वह बिल्कुल अलग व्यक्ति था, उसके चेहरे पर कुछ गर्व दिखाई दे रहा था, जैसे कि वह मुस्कुरा रहा था। मिस लिन, यह तरीका होना चाहिए। तुम इतनी छोटी हो, भावनाओं में अधिक समृद्ध बनो। एक उभरा हुआ चेहरा बनाए मत रखो। मुझे आपके गुस्से के भाव आपके ठंडे भाव से कहीं अधिक सुंदर लगते हैं। आप एक बुद्धिमान और गुणी महिला के शिष्टाचार के बिना महान सुंदरता। लिन अपनी सीट पर वापस बैठ गई। एक जोड़ी चमकीली आंखें यांग चेन की ओर देख रही थी। मेरे पास आपके साथ इस तरह की बकवास बात करने के लिए खाली समय नहीं है अभी। मेरे पास आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। फिर बोलो, यह क्या है? बोलते समय यांग चेन ने चमड़े की सीट पर अपना एक पैर रखा, अपनी प्लास्टिक की चप्पलें उतार दी और एक हाथ से अपने पैर पर खरोंच लगा दी। गर्मी के मौसम में खुजली महसूस करना आसान था। यांग चेन ने सोचा कि क्या यह रगड़ने के लिए कुछ मरहम खरीदने का समय है। इस दृश्य को देखकर लिन रोक्सी के शब्द जम गए। अवचेतन रूप से उसने अपनी प्यारी छोटी नाक को ढक लिया। गुस्से में उसने कहा, क्या तुम इस तरह की घृणित हरकतें नहीं कर सकते? यांग चेन को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह हंसे। हे, जब मेरे पैर में खुजली होती है तो मैं इसे खरोंचता हूँ। यह निश्चित रूप से एक बात है। इसमें घृणित क्या है? जबरदस्ती क्यों सहें और खुद को पीड़ा क्यों दे? लिन रोक्सी ने कसम खाई, अपने पूरे जीवन में इस तरह के बेशर्म व्यक्ति को देखने का यह उनका पहला मौका था। हालांकि उसने प्रारंभिक तैयारी की और जानती थी कि यह व्यक्ति मटन स्केवर बेचने की तुलना में केवल एक विक्रेता था, लेकिन फिर क्या? इस तथ्य को कि उसने अपना कौमार्य खो दिया है, बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, वह केवल अपनी गलती से सबसे अच्छा कर सकती थी। यांग चेन, रुको। यांग चेन ने एक बार फिर लिन रोक्सी को बोलने से रोक दिया। अब क्या? लिन रोक्सी को थोड़ा गुस्सा आया। उसके बर्फीले चेहरे पर खून के उफान से एक हल्की सी चमक थी। कुछ शर्मिंदा होकर यांग चेन ने कहा, मिस लिन, आप देखिए, आप मेरा नाम जानती हैं और यह भी जानती थी कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। जाहिर है कि आपने मेरी जांच कराई है, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है। फिर भी आप कहते हैं कि आप मेरे साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं। क्या यह थोड़ा सा नहीं है? यह कहते हुए उसने लालच में लिन रोक्सी को ऊपर उठाया और उसके होंठ चाट लिए। लिन रोक्सी, रुओं से रुओ, जैसे कि जिशुई, पानी की धारा से शी। क्या हम अभी चर्चा कर सकते हैं?
लिन रोक्सी को अचानक अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसकी आंखों के सामने आदमी का चेहरा बुरा था। दुनिया उस ईमानदार आदमी से अलग थी जिसे उसने सोचा था कि वह है। लेकिन जब उसने किसी चीज पर अपना मन लगाया तो उसका मन कभी नहीं बदला। इसलिए खुद को तैयार करते हुए लिन रोक्सी ने अभी भी अंत तक जारी रखने की योजना बनाई। लिन रुओ शी। जैसे कि यांग चेन कुछ बार धीरे से पुकारते हुए सोच रहा था, उसने कहा, बुरा नहीं, यह नाम आपको अच्छी तरह से सूट करता है। मेरे दादा ने ही मेरा नाम रखा था, लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए कुछ करें। लिन रोक्सी ने महसूस किया कि जब इस बदमाश ने उसका नाम पुकारा तो वह घृणित महसूस करने लगी। लिन रोक्सी की ओर देखते हुए यांग चेन चौकस हो गया। वह, मिस लिन, आप शायद नहीं चाहेंगी कि मैं जमानत के अधिकार का भुगतान करने में मेरी मदद करने के ऋण की प्रतिपूर्ति करूं? मेरे पास पैसे नहीं है, केवल एक सड़ी हुई जिंदगी है। यांग चेन को स्पष्ट रूप से दयनीय रूप में देखते हुए लिन रोक्सी को कोमलता महसूस हुई और उसे फिर से देखने के लिए आलसी हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मुझसे शादी करो। क्या? मुझसे शादी कर लो। लिन रोक्सी का गुलाबी चेहरा ऐसा लग रहा था कि उसमें से रस निकल सकता है। खुद को दोहरा रहा था। उसकी आवाज मच्छर की तरह नीची थी। यांग चेन को अभी भी संदेह था कि उसने गलत सुना है। बहुत ध्यान से उसने अपना कान आगे बढ़ाया और जोर से पूछा, मिस लिन, क्या आप स्पष्ट रूप से बोल सकती हैं? मुझे क्यों लगता है कि मैं चीजें सुन रहा हूँ? आप बातें नहीं सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि लिन रोक्सी दृढ़ थे और एक ठंडे उदासीन चेहरे पर लौट आए क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तुरंत शादी कर लो। एक के बाद एक शब्द यांग चेन के कानों में घुसते गए। यांग चेन के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसने कुछ नहीं सुना और बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कह सकता था, मिस लिन, यह बहुत बहुत मैला है ना? आप यह नहीं कह सकते कि आप मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप एक बार मेरे साथ बिस्तर पर बैठ गए थे, है ना? विवाह एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की चिंता करती है। मेरा मानना है कि आपको सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आवेग पर कार्य न करें। इस बार यांग चेन ने उसके साथ मजाक नहीं किया और इसके बजाय ईमानदारी से लिन रोक्सी से बात की, इस उम्मीद में कि वह समझ सकती है। फिर भी लिन रोक्सी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे स्पष्ट है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी जवान नहीं हूँ। यह मेरे शादी करने का समय है, हालांकि चुनने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। बेशक, यह मत सोचिए कि आप चुनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। विभिन्न कारणों से वे चीजें कल हुईं। इस बिंदु पर लिन रोक्सी का सुंदर चेहरा अनैच्छिक रूप से लाल हो गया। फिर उसने तुरंत कहा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ कि मैं एक बहुत ही आरक्षित महिला हूँ। एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर होने के बजाय जिससे मैं अपरिचित और नफरत करता हूँ, क्यों न आपको चुना जाए? कम से कम मैंने आपको अपना पहला मौका दिया। यांग चेन ने एक पल के लिए गहराई से गुनगुनाया, फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस लिन, मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है। आप जो शादी चाहते हैं वह केवल प्रदर्शन के लिए है। आपको एक पुरुष नायक के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके अनुरूप हो। अन्य उम्मीदवारों की तुलना में मुझे नियंत्रित करना सबसे आसान लगता है ना? अपनी योजना के बारे में बोलते हुए लिन रोक्सी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने इससे इनकार नहीं किया क्योंकि उसने सिर हिलाया और कहा, यांग चेन, मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं
3 साल बाद, अधिक से अधिक 3 साल, एक बार जब मेरा करियर स्थिर हो जाता है, तो हम अलग हो जाएंगे। आपको कोई बोझ या जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगा, जो आपके 10 जीवनकाल में आपके मटन स्कीवर स्टॉल से बहुत अधिक है। मिस लिन। यांग चेन का चेहरा ठंडा लग रहा था, क्योंकि उसने मजाक में कहा, आपको एक बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। हालांकि मैं गरीब हूँ, और हालांकि मैं एक मटन स्केवर विक्रेता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक ऐसी महिला का पति बनूंगा जिसे मुझे पैसे के लिए कोई भावना नहीं है, भले ही वह नकली हो। आप मुझे पाखंडी, बेवकूफ या खुद को अधिक आंकने वाला कह सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मेरा गुस्सा गर्म नहीं है, लेकिन मैं जिद्दी हूँ। मेरे पास मेरे सिद्धांत हैं। मेरे शब्दकोश में नकली शादी जैसा कोई वाक्यांश नहीं है। आप। लिन रोक्सी को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक बदबूदार आदमी जो इतना तुच्छ था कि वह अधिक तुच्छ नहीं हो सकता था, उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा, भले ही यह केवल एक नकली शादी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानता पूरे झोंग है शहर में कितने सुंदर और प्रतिभाशाली पुरुष उससे संपर्क करना चाहते हैं? फिर भी सभी विचार से बाहर थे। फिर भी यांग चेन ने काम पूरा नहीं किया। उन्होंने जारी रखा और कहा, अगर आप वास्तव में एक आरक्षित महिला हैं, यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि आपकी शुद्धता जब्त कर ली गई है, तो मुझे आपके साथ सहानुभूति है। मुझे इसके बारे में खेद और अपराध बोध है। अगर आप इच्छुक हैं, तो मैं ईमानदारी से आपको लुभाऊंगा, जब तक कि आप मुझे वास्तव में पसंद करने में सक्षम नहीं हैं। इस तरह, अगर हम शादी करते हैं, तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या मैं वास्तव में आपको अपने दिल से प्यार करूँगा, आपको कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी आम आदमी आपके आकर्षण को अस्वीकार नहीं कर सकता है। हालांकि, आप बस चाहते हैं कि मैं आपके करियर के लिए ढाल बनूं, 3 साल का नाटक करें क्योंकि आपके पति, मैं, यांग चेन इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम कोर्ट में मुझे अदालत में पेश करने के लिए आप किस पर भरोसा करने जा रहे हैं? आपके मटन स्केवर्स? लिन रोक्सी वास्तव में क्रोधित थी। वह इस आदमी के अहंकार का सिर या पूंछ बनाने में असमर्थ थी। बचपन से ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज एक चींटी जैसे आदमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि यांग चेन अपनी दुष्ट शैली में लौट आया। उसने एक हंसी बनाई और कहा, आप देखिए, मैं बहुत सुंदर हूँ। इतना मर्दाना। मटन स्केवर जो मैं ग्रिल करता हूँ वे भी स्वादिष्ट होते हैं। मैं एक पारंपरिक अच्छे आदमी की खूबियों के साथ एक सरल और कठिन जीवन जीता हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हूँ। अगर वह मेरी अपनी पत्नी होती तो मैं उसके साथ और भी बेहतर व्यवहार करती। काफी है। लिन रोक्सी को डर था कि अगर वह सुनती रही तो वह गुस्से से दूर चली जाएगी। 100 मिलियन। मैं आपको 3 साल के लिए खरीद लूंगा। यह पैसे की बात नहीं है। 2 साल 100 मिलियन। लिन रोक्सी ने अपनी मांगों को कम कर दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। पहले की तरह यांग चेन ने अपना सिर हिलाया। भले ही यह 10 अरब हो, यह काम नहीं करेगा। यह सिद्धांत की बात है। क्या आपको विश्वास है कि चूंकि मैं आपको पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको जीवन भर जेल में रहने दे सकता हूँ? लिन रोक्सी की आंखें लाल हो गई थी। जब वह उग्रता से बोल रही थी तो उसने अपने दिल में अन्याय महसूस किया। यांग चेन जोर से हंसे। किस पर आधारित? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस लिन पुलिस को बताना चाहती है कि
कि पिछली रात मैंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मिस लिन ने कई बार इसकी मांग की थी। तुम, मैं, आप। लिन रोक्सी के बेदाग सफेद दांत उसके कोमल होठों को काटते हैं। अन्याय और पीड़ा महसूस करने के आंसू अचानक उसकी आंखों से बह जाते हैं। यांग चेन, तुम बेशर्म हो। अगर यह आधा साल पहले था और एक महिला यांग चेन के सामने रो रही थी, तो यांग चेन ने सोचा होगा कि दुश्मन के धुएं के बम ने उसकी आंखों को परेशान कर दिया था, या यह कि यह उसे अपने गार्ड को कम करने के लिए एक प्रदर्शन था, या इससे भी अधिक संभावना एक ऐसा कार्य था जो उसे लुभाने के लिए प्यारा और दयनीय लग रहा था। लेकिन आज उसके सामने की सुंदर महिला का उससे एक संबंध था, और ऐसा लग रहा था कि वह उसके शब्दों से रो रही है। अनजाने में यांग चेन ने अपने दिल में अपराध बोध का विस्फोट महसूस किया। हालांकि उसे लगा कि उसके शब्द गलत नहीं थे, लेकिन एक आधुनिक लड़की के लिए जिसने 20 वर्षों से अधिक समय से अपनी शुद्धता बनाए रखी है, यह वास्तव में कुछ हद तक क्रूर था। ठीक है, रो मत। मैं आपसे माफी मांगूंगा, क्या ऐसा नहीं होगा? यांग चेन ने घबराहट महसूस की और अपनी कमीज की जेब को छुआ, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वह खाली थी। तभी उसे याद आया कि उसने हाल ही में धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया था और लाने के लिए सिगरेट नहीं खरीदी थी। लिन रोक्सी का रोता हुआ सुंदर चेहरा असीमित सहानुभूति को आकर्षित कर सकता था, लेकिन यह छोटी लड़की भी एक जिद्दी व्यक्ति है। आंसू की 2 पंक्तियां रोने के बाद उसने एक ऊतक निकाला और उन्हें मिटा दिया, फिर जबरदस्ती सहन किया। लाल आंखों के साथ उसने यांग चेन की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे एक बार और पूछने जा रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने जा रही हो? मैं कहती हूँ, मिस लिन, इस दिन और उम्र में अभी भी एक सुंदर महिला द्वारा एक पुरुष को अपना पति बनाने पर जोर देने की बात क्यों है? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैं 3 साल तक इस तरह का उबाऊ खेल खेलने में आपकी सहायता नहीं करूंगा। यांग चेन ने सांस ली और जाने के इरादे से खड़ा हो गया। इस बार लिन रोक्सी ने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में दुख का एक निशान दिखाई दिया। सुन्न भाव के साथ वह खड़ी हो गई और सीधे कॉफी शॉप की दूसरी मंजिल की बालकनी की ओर चली गई। कॉफी शॉप की बालकनी काफी विशाल थी, जिसमें परिष्कृत मेज के ऊपर सूरज से बचाने के लिए कई बड़ी छतरी थी। बालकनी पर विभिन्न प्रकार के बोनसाई के पौधे रखे गए थे, जो एक ताजा और साफ एहसास देते थे। यांग चेन ने यह दृश्य देखा और उसके शिष्य सिकुड़ गए। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मिस लिन, ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे शादी करने को तैयार नहीं हूँ, आप बालकनी में कूदने जा रहे हैं, है ना? मानो लिन रोक्सी ने कुछ नहीं सुना। बिना एक शब्द कहे वह बालकनी की ओर चलती रही। इस तरह लिन रोक्सी धीरे धीरे बालकनी के किनारे पर पहुंच गया, लापरवाही से एक कुर्सी खींच ली, उस पर कदम रखा और गार्ड रेल के करीब पहुंच गया। इस बार यांग चेन चिंतित था, इस लड़की का शायद इतना उग्र स्वभाव नहीं हो सकता, है ना? उसे पता होना चाहिए था कि अगर वह बालकनी से कूद गई और कठोर पत्थर की सतह पर गिर गई, भले ही वह न मरे, वह अपंग हो जाएगी। हालांकि लिन रोक्सी के कार्यों ने तुरंत यांग चेन को बता दिया कि उसका दृढ़ संकल्प कितना भयानक था। उदास होकर लिन रोक्सी ने यांग चेन की ओर देखने के लिए अपना सिर वापस घुमाया। उसकी आंखें संकल्प, नफरत, दर्द और उदासी से भरी हुई थी, जैसे कि उसकी पूरी आत्मा उस बिल्कुल सुंदर शरीर में रहने से बहुत पीड़ित थी और इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहती थी। आंखों के 2 जोड़े आपस में जुड़े हुए थे। यांग चेन को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। वह इस तरह की अभिव्यक्ति से बहुत परिचित था। यह अभिव्यक्ति भी उसके दिमाग में गहरी छवि के समान थी, जिसे मिटाने का कोई तरीका नहीं था। यह वह छवि थी
आधा साल पहले, जिसने उसे 10 साल से अधिक समय तक रखी गई खूनी जंजीरों से मुक्त कर दिया और उसे अपने जन्म देश वापस ला दिया। लेकिन आज लिन रोक्सी की नजरों से यांग चेन ने एक बार फिर बहुत सी ऐसी बातें याद की जिन्हें उन्होंने भूलने की कोशिश की थी लेकिन भूलने में विफल रहे। इस क्षण में यांग चेन खो गया था। लिन रोक्सी ने यांग चेन को वहां खड़ा देखा जो स्तब्ध था। वह अपने दिल की पीड़ा नहीं दिखाना चाहती थी। अगर वह कूद भी जाती तो भी वह आदमी बेपरवाह रहता। एक बार फिर उससे अपना कौमार्य खोने के दर्द और उसके निजी जीवन, कार्य जीवन और घर में दबाव और विवादों के बारे में सोचते हुए लिन रोक्सी ने महसूस किया कि वह वास्तव में टूटने वाली थी। इस जीवन को जारी रखने का क्या अर्थ है? मृत्यु मेरी सभी परेशानियों को समाप्त कर सकती है। ठीक इसी समय युवा वेटर जिसने कॉफी तैयार की थी, सीढ़ियों पर एक ट्रे ले जा रहा था और सबसे पहले उसने लिन रोक्सी की छवि देखी जो कूदने वाली थी। लिन, मिस लिन, आप क्या कर रहे हैं? यह खतरनाक है। जैसे ही पुरुष वेटर बात कर रहा था, उसकी आंखों से एक आकृति चमक रही थी, जो एक के बाद एक छवि लेकर आई, इतनी तेजी से कि यह एक फिल्म के विशेष प्रभावों की तरह था। जिस क्षण लिन रोक्सी ने अपने आंसू रोक लिए और इमारत से कूदने ही वाली थी, मजबूत लेकिन मजबूत हाथों की एक जोड़ी ने अचानक उसकी नाजुक कमर को लपेट लिया, जिससे उसकी कूदने की गति रुक गई। यह सब एक झटके में हुआ। सीढ़ियों के सिर पर खड़ा मिल वेटर बस यह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने केवल बालकनी पर देखा, कच्चे कपड़ों वाला आदमी सुंदरता की कमर को गले लगा रहा था। दोनों चुप थे क्योंकि वे लंबे समय तक बिना किसी गति के बालकनी पर चुपचाप खड़े रहे। बालकनी पर हरे पौधों पर और युवा पुरुष और महिला पर बिखरे हुए सूरज की रोशनी, एक ऐसे वातावरण के साथ जो किसी को सद्भाव महसूस करने और अस्पष्ट कल्पनाओं के लिए प्रेरित करता है। उसी समय वेटर ने राहत की सांस ली। वह अंदर से इस आदमी से ईर्ष्या करता था कि वह मिस लिन जैसी महान सुंदरता के साथ इस तरह का संबंध रखने में सक्षम था। कॉफी को चुपचाप नीचे रखने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। लिन रोक्सी ने महसूस किया कि वह एक पल में खुद को नरक से स्वर्ग की ओर ले जा रही है। उसे नहीं पता था कि यांग चेन ने इतनी जल्दी उसकी पीठ पर कैसे कदम रखा। उसे भी ऐसी चीज के बारे में सोचने का मूड नहीं था। वह केवल अपनी गर्म बाहों की एक जोड़ी को अपनी कमर को कसकर गले लगाते हुए महसूस कर सकती थी, इतनी कसकर कि उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, जबकि आदमी की भारी सांस धीरे धीरे उसके संवेदनशील कंधे पर बह रही थी। मुझे रिहा कर दो, भले ही तुम मुझे अभी के लिए रोक दो, फिर भी मैं बाद में मर जाऊंगा। लिन रोक्सी का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह फिर भी जिद्दी से बोल रही थी। यांग चेन ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह लिन रोक्सी के शरीर की सुगंध का आनंद ले रहा हो। उसके शरीर में चमेली की हल्की गंध थी, क्योंकि जिसने बहुत अधिक उच्च गुणवत्ता वाले इत्रों को सूंघ लिया है। यांग चेन ने महसूस किया कि यह शरीर की सुगंध बाकी सब को हरा देती है। लिन रोक्सी, मैं हार गया हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। यांग चेन ने धीरे से सांस ली और कहा। लिन रोक्सी का कोमल शरीर हिल गया, फिर वह चुप हो गई। क्या मैं जीत गया? लेकिन ऐसा क्यों है कि मैं थोड़ा सा भी खुश महसूस नहीं करता? यह सही है, यह केवल एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला आदमी है। उसने मेरी शुद्धता को भी जब्त कर लिया जब मेरी चेतना अस्पष्ट थी। मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं संभवतः उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ? अगर मैं उससे प्यार नहीं करती, तो मैं उससे शादी करके खुश क्यों होती? उसी समय चौक पर कई राहगीरों ने बालकनी पर पुरुष और महिला को देखा। उनमें से कई ने गहरी रुचि के साथ उन्हें इंगित किया। हब्बी, आपको क्या लगता है कि वे क्या कर रहे हैं?
किसी लड़की ने एक आदमी के हाथ में हाथ लपेटकर पूछा, क्या यह स्पष्ट नहीं है? वे टाइटैनिक की नकल कर रहे हैं। यह वास्तव में रोमांटिक लगता है। बालकनी पर लिन रोक्सी उन गर्म नजरों को बर्दाश्त नहीं कर सके और अंत में महसूस किया कि दोनों की हरकतें अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रही थी। वह घबराहट में कुर्सी से कूद गई, यांग चेन के आलिंगन से मुक्त हो गई और कॉफी की दुकान में लौट आई। जब दोनों वापस बैठ गए तो मामला समाप्त हो गया, लेकिन दोनों अभी भी चुप रहे, कॉफी के साथ अपने व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए। लंबे समय के बाद लिन रोक्सी ने अपना कॉफी का कप नीचे रखा, अपने छोटे से एलवी बैग से 2 कागज के टुकड़े और एक कलम निकाली, फिर उनमें से एक को यांग चेन को सौंप दिया। यह क्या है? यांग चेन अपने गहरे विचारों से वास्तविकता की ओर लौटे और उलझन में पूछा। अनुबंध, एक विवाह अनुबंध। लिन रोक्सी ने एक बार फिर यांग चेन की ओर देखने से इनकार कर दिया और अपने शुरुआती ठंडे चेहरे पर लौट आई। यांग चेन मुस्कुराए, फव्वारे का कलम उठाया और सामग्री को देखे बिना हस्ताक्षर बॉक्स पर स्वाभाविक रूप से अपना नाम हस्ताक्षरित किया। आप हस्ताक्षर करने से पहले यह भी नहीं देख रहे हैं कि इसमें क्या है? लिन रोक्सी ने सिर हिलाया और कहा। यांग चेन ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, बिना देखे भी मुझे पता है, यह ऐसी चीजें होंगी जैसे मैं आपके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, आपको धक्का नहीं दे सकता, एक दूसरे के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करने का आपसी समझौता। जब बाहर मुझे कर्तव्यनिष्ठा से ठीक से काम करना है तो 3 साल बाद इनाम के साथ। सही। लिन रोक्सी ने अपने होठों का पीछा किया और कहा, कमोबेश, चूंकि आप पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं, इसलिए आपको भविष्य में इसका पालन करना होगा। हाँ। हालांकि छोटी रोक्सी, क्या होगा अगर आप मुझसे इसके लिए पूछने की पहल करते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? यांग चेन ने झिझकते हुए पूछा। आप। लिन रोक्सी को इतना गुस्सा आया कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। हम्फ। यह नहीं होगा। किसी के जीवन में उस प्रकार का दाग एक बार पर्याप्त है। किसी के जीवन में दाग? पूरी दुनिया में आधे लोग हर दिन जो काम करते हैं, वह इस लड़की के लिए अपने जीवन में एक धब्बा था। यांग चेन ने जवाब नहीं दिया और हंसे। उन्होंने एक बड़ा मूंग पिया और कॉफी का प्याला खत्म किया, अपने नितंब को धूल से साफ किया और खड़े हुए। ठीक है, बाद में मुझे अभी भी रात के खाने के लिए एक दोस्त के घर जाना है। पंजीकरण का मामला कल के लिए छोड़ दें। रुकिए, मैं आपसे कैसे संपर्क करूं? आपका सेलफोन नंबर क्या है? लिन रोक्सी ने असंतोष के साथ कहा। यांग चेन ने अपना सिर खींचा और शर्मिंदा होकर जवाब दिया, क्या आपने मेरी जांच नहीं की? मेरे पास कोई सेलफोन नहीं है। अगर मैंने एक खरीदा है तो मुझे अभी भी लाइन के लिए भुगतान करना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल तुम मुझे खोजने के लिए मेरे घर आ सकते हो। नीचे से मेरे लिए चिल्लाने से काम चल जाएगा। यह कहते हुए कि वह जाने का इरादा रखता है। अरे, क्या और भी है? यांग चेन पीछे मुड़ गया। आपको मुझे इस तरह से फोन करने की अनुमति नहीं है। लिन रोक्सी ने खुद उस पते के रूप को बहुत शर्मनाक पाया। यह कहना बहुत मुश्किल था। यांग चेन ने एक पल में समझ लिया और गंभीर चेहरे के साथ उसका पीछा करते हुए कहा, जैसे ही आप बोली लगाते हैं, मेरी स्वामी पत्नी। लिन रोक्सी ने तुरंत महसूस किया कि आकाश घूम रहा है और पृथ्वी मुड़ रही है। मैं भविष्य में इस बदमाश से कैसे निपटूंगा? चूंकि वह पहले से ही ओल्ड ली के घर पर एक अतिथि बनने के लिए सहमत हो चुका था, यांग चेन स्वाभाविक रूप से यह नहीं भूलेगा, क्योंकि अपने वादे को निभाने के लिए पुरुषों को अपने चरित्र में महान होने की आवश्यकता होती है।
यांग चेन ने एक बार फिर एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया कि यह मानव सभ्यता का परम गौरव है। टूटने के कारण और लिन रोक्सी नाम की उस ठंडी लेकिन पागल और सुंदर लड़की के साथ और रहने के लिए तैयार नहीं होने के कारण यांग चेन ने पैदल घर लौटने का फैसला किया। चूंकि यात्रा लंबी नहीं थी और यांग चेन की शारीरिक क्षमताएं आम लोगों की कल्पनाओं से परे थी, इसलिए घर की इस यात्रा में ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। शाम हो चुकी थी। इस प्रकार घर पर नहाने के बाद यांग चेन ने एक बार फिर अपनी लकड़ी की छाती खोली, उस पर अपनी नजर डाली, फिर एक पीली नीली सफेद धारीदार कमीज और अपने निचले आधे हिस्से के लिए क्लासिक शुद्ध सफेद शॉर्ट्स की एक जोड़ी निकाली। अपने कुछ बटनों को गलत स्थानों पर दबाने के बाद यांग चेन ने अंत में दीवार पर फटे दर्पण पर अपने प्रतिबिंब को देखा। वह थोड़ी सुंदर लग रही थी। कमरे में अभी भी लिन रोक्सी द्वारा छोड़ी गई सुगंधित चमेली की एक हल्की गंध फैल रही थी। यांग चेन ने गहरी सांस ली, यह सोचकर कि कल उसे एक ऐसी महिला से शादी करनी है जिसे वह एक दिन से भी अधिक समय से नहीं जानता है। यह मजेदार लगा। हालांकि एक बार जब उन्होंने सोचा कि कैसे लिन रोक्सी की दृढ़ आंखें, जिसने उनके जमे हुए दिल को झुलसा दिया था, तब यांग चेन को उस बेहद खूबसूरत महिला के प्रति अपने भीतर पैदा हुई अंतरंगता का अजीब एहसास हुआ। क्या वह क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहा था, या क्या वह वास्तव में दूसरों से बहुत अलग थी? यांग चेन को पता नहीं था। यही कारण था कि उसने उससे शादी करने का फैसला किया और समय के साथ उसे जवाब दे कि उसके लिए उसकी किस तरह की भावनाएं थी। ओल्ड ली का घर दूर नहीं था, लेकिन किसी भी प्रकार के परिवहन के बिना यांग चेन वहां अपना रास्ता बनाने के लिए केवल अपने 2 पैरों का उपयोग कर सकता था। अंत में वह पहुंचने से पहले आधे घंटे तक चले। वह पश्चिमी क्षेत्र का एक पुराना आवासीय क्षेत्र था जो नागरिकों से घिरा हुआ था, जिनके पास एक नए घर में जाने के लिए पैसे की कमी थी। पीढ़ियां इस पुरातन जियांग नानेस क्षेत्र में रहती हैं। कई छोटे घरों से गुजरने के बाद यांग चेन ने एक बहुत ही पुराने लाल लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। खटखटाने के तुरंत बाद लकड़ी का दरवाजा खोला गया। दरवाजे के बाहर एक युवा और ताज़ा चेहरा दिखाई दिया। बिग ब्रदर यांग, तुम यहाँ हो? जिंगजिंग, लंबे समय से नहीं देखा। यांग चेन अपने दिल से मुस्कुराया। सामने वाली लड़की आधे साल में बहुत बदल गई थी, जिससे वह हैरान रह गया। ली जिंगजिंग का चेहरा हमेशा की तरह सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत था, घुंघराले पलकों, एक नाजुक छोटी नाक और सुखद छोटे मुंह के साथ। एक विशिष्ट दक्षिणी प्रकार की लड़की, एक सफेद छोटी बाजू की टी शर्ट पहने हुए और उसके नीचे एक तंग फिटिंग वाली नीली जीन शॉर्ट्स पहने हुए सुंदर सफेद पैरों की एक जोड़ी सामने आई। यांग चेन की आंखों को एक शरारती मुस्कान के साथ ऊपर नीचे करते हुए देखकर ली जिंगजिंग को शर्म महसूस हुई, लेकिन साथ ही वह अपने दिल में चुपके से खुश हो गई। उसने सहज भाव से कहा, हाँ बड़े भाई यांग, टकटकी लगाना बंद करो और अंदर आओ। यांग चेन ने हंसते हुए कहा, जिंगजिंग जानता है कि कैसे शर्मिंदा होना है। बड़े भाई को देखने पर भी आप एक टुकड़ा भी नहीं खोएंगे। क्या आपको डर है कि आपके प्रेमी को जलन हो जाएगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई प्रेमी नहीं है। ली जिंगजिंग ने तुरंत इनकार कर दिया। भौहें जुड़कर थोड़ा गुस्से में लग रही थी। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। यांग चेन थोड़ा असहाय था। वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह लड़की क्या सोच रही थी, लेकिन उसका शरीर काले खून से भरा हुआ था। वह इतनी शुद्ध आत्मा को कैसे कलंकित कर सकता था? इस प्रकार वह हमेशा अपनी दूरी बनाए रखता था और उसे याद दिलाता था कि वह उसका बड़ा भाई है और वह आदमी नहीं होगा जिसके बारे में वह सोच रही थी। ओल्ड ली के लिविंग रूम के अंदर ओल्ड ली ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया।
लिटिल यांग, मेरा बच्चा जिंगजिंग पहले अपनी माँ को खाना पकाने में मदद कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि तुम दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, वह खरगोश की तरह बाहर निकल गई। पिताजी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करते। ली जिंगजिंग फिर से शर्मिंदा लग रहे थे। ओल्ड ली से चिपके हुए थे और उन्हें और कुछ नहीं कहने दे रहे थे। यांग चेन हंसे और बूढ़े ली के साथ बैठ गए। घर का फर्नीचर सभी दशकों पुराना था, लाल रंग के साथ जो कुछ हद तक सूख गया था, फिर भी कुछ पुरातन स्वाद व्यक्त करता था। मंद रोशनी में घर में गर्मियों की मक्खियां उड़ती थी, गलियारे में हवा बह रही थी, जिससे एक शांतिपूर्ण वातावरण बन गया। ली जिंगजिंग द्वारा लाई गई चाय पीकर यांग चेन को अचानक एक परिपूर्णता का एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं था। उसने रात के आसमान की ओर देखा, थोड़ा चकित। नौजवान, इस तरह का मोहभंग न दिखाएं, एक महान भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। बूढ़े ली ने अपनी हरी चाय पीते हुए धीरे से कहा। यांग चेन होश में आया, मुस्कुराया और कहा, इन दिनों महिलाएं सभी पुरुषों की तरह परिष्कृत लगती हैं। क्या मैं सिर्फ परिष्कृत दिखने का अभ्यास नहीं कर रहा हूँ? हाय, बूढ़े ली ने हंसते हुए कहा। हाँ, लिटिल यांग, दूसरों को शायद पता न चले, लेकिन मैं, बूढ़े ली ने इस आधे साल का अधिकांश समय आपके साथ बातचीत करने में बिताया है, और मैं आपके चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। आप नाटक नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चे। अगर यह कुछ चीजों का अनुभव करने के कारण नहीं था, तो आप बिना किसी कारण के मटन स्केवर बेचने का विकल्प क्यों चुनेंगे? यांग चेन अधिक कहने के लिए तैयार नहीं था। ओल्ड ली जैसा व्यक्ति जिसने कठिनाइयों का अनुभव किया था, वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि कुछ चीजें थी जो उसने अपने दिल में गहराई से छिपा रखी थी। फिर भी ओल्ड ली जो सोच रहा था वह सच से बहुत दूर था। कुछ लोग अकेले रहने के लिए नियत होते हैं, क्योंकि कोई भी उनके साथ जुड़ नहीं सकता है। रात्रिभोज बहुत शानदार था। ओल्ड ली के परिवार ने विशेष रूप से अपनी एक पुरानी मुर्गी की हत्या की और एक उत्तम चिकन सूप उबला। मछली का मांस और केकड़ा सब बाहर लाया गया। ओल्ड ली की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए यह भोजन नए साल की तुलना में और भी अधिक शानदार था। ओह लिटिल यांग, अधिक खाओ। हालांकि यह थोड़ा सरल है, यह अभी भी हमारे परिवार की कृतज्ञता का प्रतीक है। झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ, फिर भी खुश, चाची ली ने यांग चेन को प्यार से देखा जैसे कि वह अपने बेटे को देख रही हो। यांग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और कुछ अलग नहीं किया। वह लगातार मांस के बड़े मुंह खाते थे, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि केवल इस तरह से यह जोड़ा वास्तव में खुश होगा। ली जिंगजिंग समय समय पर यांग चेन को अधिक भोजन भी देता था, और यहाँ तक कि गुप्त रूप से यांग चेन को खाते हुए देखता था जब उसके माता पिता ध्यान नहीं दे रहे थे। जब उसने यांग चेन को यह कहते सुना कि व्यंजनों का स्वाद अच्छा है, तो ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिल में शहद का स्वाद चखा हो, क्योंकि अधिकांश व्यंजन उसके द्वारा बनाए गए थे। शुरुआत में यांग चेन ने शराब पीने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन पीछे नहीं हटे क्योंकि वह धूम्रपान छोड़ने में भी सफल नहीं हुए, और शादी के मामले के कारण भी। यांग चेन भी खुद के साथ अधिक तर्क करने में आलसी था और ओल्ड ली के साथ कुछ कप सोजू पीता था। पेट में जलन महसूस करना बहुत आरामदायक था। लिटिल यांग, अगर यह उस पैसे के लिए नहीं होता जो आपने हमें इस आधे साल में उधार दिया था, तो हमारा परिवार बुरी हालत में होता। अब जब हमारे जिंगजिंग को नौकरी मिल गई है, तो भविष्य में आप अधिक बार हमारे अतिथि बन सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाना भी बनाऊंगा। चाची ली ने खुशी से कहा। यांग चेन का चेहरा पहले से ही लाल था, फिर भी वह अभी भी शांत था और खुशी से पूछा है, ओह, जिंगजिंग को नौकरी मिल गई है? कौन सा काम? मुझे झोंगहाई के येझोंग ने एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है।
एक फॉर्म टीचर के गर्भवती होने के कारण मैं अब एक अस्थायी फॉर्म टीचर हूँ। ली जिंगजिंग ने चुपचाप मुस्कुराया। एक शिक्षक, और यहाँ तक कि एक अंग्रेजी शिक्षक और फॉर्म शिक्षक दोनों। जिंगजिंग वास्तव में सरल नहीं है। यांग चेन ने संतोष से सिर हिलाया। मजदूरी भी कम नहीं है। जब समय आए तो मुझे मत भूलना। तुम्हारा बड़ा भाई यांग। वृद्ध ली दंपति भी गर्व से हंसे। उनकी दिवंगत पैदा हुई बेटी का आखिरकार अब एक शानदार भविष्य था। इससे स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत खुशी हुई। ली जिंगजिंग ने शर्मा कर कहा, फिर बड़े भाई यांग को स्कूल आना चाहिए और जब तुम खाली हो तो मुझे ढूंढना चाहिए, अन्यथा मैं बड़े भाई यांग को कैसे याद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। यीझोंग एक प्रसिद्ध हाई स्कूल है। मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया हूँ। यांग चेन ने खुशी से जवाब दिया। भोजन के बाद यांग चेन को ओल्ड ली ने चाय पीने और चीनी शतरंज खेलने के लिए प्यार से खींचा। सच कहने के लिए ओल्ड ली एक बदबूदार शतरंज खिलाड़ी था जो यांग चेन के साथ खेलता था, जिसे बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे खेलना है। जबकि ली जिंगजिंग अपनी माँ के साथ मेज को साफ करने में लगी थी। शतरंज का खेल हारने के बाद यांग चेन ने महसूस किया कि सूप, शराब और चाय उसके पेट में अच्छी तरह से नहीं मिल रहे थे और ओल्ड ली को इंतजार करने के लिए कहा। वह पहले अपने बाड़ के द्वार छोड़ने के इरादे से शौचालय की ओर भागा। ओल्ड ली के घर में शौचालय घर के पीछे था, एक अलग झोंपड़ी। छोटी सी गली से गुजरने के बाद उलझे हुए सिर वाले यांग चेन ने शौचालय के लकड़ी के दरवाजे को अस्थिर रूप से धक्का दिया। या एक तेज और घबराए हुए शब्द ने यांग चेन के कानों में प्रवेश किया। तुरंत अपना सिर उठाया, यांग चेन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने ली जिंगजिंग थी, जिसने अभी अभी स्नान किया था। इस क्षण इस छोटी सी सुंदरता के शरीर पर कुछ भी नहीं था। हालांकि 40 वाट का प्रकाश बल्ब बहुत चमकीला नहीं था, लेकिन यह यांग चेन को उस कमर को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त था जो युवावस्था और जीवन शक्ति से भरा था। कमर पर काले रंग का एक छोटा सा टुकड़ा लटका हुआ था। ली जिंगजिंग के काली मिर्च जैसे गर्म स्तन उसके हाथ से जल्दबाजी में ढके हुए थे। फिर भी इसके मोटेपन के कारण इसे ढकना मुश्किल था, जो गोल केक बन गया था। स्तनों के थोड़ा नीचे अतिरिक्त मांस के बिना एक चिकनी कमर की रेखा थी। ली जिंगजिंग के दूसरे हाथ ने उस घने वर्षावन को ढक दिया था। उसकी गोल जांघों को उस कामुक क्षेत्र पर कसकर जकड़ लिया था। ली जिंगजिंग को पता नहीं था कि उनकी इस हरकत ने उनके आकर्षण को स्पष्ट रूप से बढ़ा दिया। यांग चेन शराब से मूल रूप से चक्कर आ रहा था और हार्मोन द्वारा बढ़ाया गया था। अभी ली जिंगजिंग के अधूरे लेकिन आकर्षक शरीर को देखकर वह अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, एक हिस्सा जिसमें हिंसक इच्छाएं थी। यांग, बड़ा भाई यांग, जल्दी बाहर निकलो। ली जिंगजिंग मुड़ गई, लेकिन अपने गोल तल को देखने से डरती थी। वह इस हद तक घबरा गई कि वह रोने वाली थी। युवती की दलीलें सुनकर, जिसमें थोड़ी भी अशुद्धता नहीं थी, यांग चेन ने आखिरकार अपनी खून से लथपथ आंखों को शांत किया। एक गहरी सांस में चूसा, अपनी जल्दबाजी की इच्छाओं को दबा दिया, फिर तुरंत दरवाजे बंद कर दिए और पीछे हट गए। कुछ देर के लिए चुपचाप बाहर इंतजार करने के बाद ठीक से कपड़े पहने ली जिंगजिंग अपना सिर नीचे रखते हुए बाहर चली गई, जिससे युवती के कानों तक लालिमा फैल गई। यांग चेन ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है जिंगजिंग, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। ली जिंगजिंग ने मच्छर के पतले हाँ के साथ जवाब दिया और कहा, मुझे पता है। बिग ब्रदर यांग एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छा इंसान। यांग चेन ने एक खट्टी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, जिंगजिंग, भविष्य में जब आप कुछ पैसे कमाते हैं तो आपको खुद के लिए एक अच्छा अपार्टमेंट खरीदना चाहिए।
यहाँ तक कि एक ऋण भी ठीक है। आपके जैसी युवा महिला के लिए हमेशा अपने माता पिता के साथ रहना असुविधाजनक है। हाँ, यह बताना मुश्किल है कि क्या लड़की ने वास्तव में सुना था कि क्या कहा गया था, क्योंकि उसके पास एक घायल छोटी भेड़ का रूप था जो दया जगा सकता है। यांग चेन ने आह भरी, देर हो चुकी है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, कल तुम्हें काम पर जाना होगा। एक नए शिक्षक के रूप में आपको एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता है। मैं शौचालय का उपयोग करके घर लौटूंगा। हाँ, बड़ा भाई यांग संभाल ले। लड़की की आवाज अभी भी तीखी थी, फिर भी वास्तव में एक आदमी की हड्डियों को सुन्न कर सकती थी। दुर्घटनावश ली जिंगजिंग की बौछार को देखकर यांग चेन पूरी तरह से शांत हो गया। मासूम लड़की के प्रति अपराध बोध से भरा हुआ दिल, यांग चेन बूढ़े ली जोड़े से विदाई लेकर घर लौट आया। दरवाजा बंद करने के बाद बूढ़े ली दंपति ने यांग चेन के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। चाची ली ने कुछ चिंता के साथ कहा, बूढ़े आदमी, क्या आपको लगता है कि हमारा जिंगजिंग छोटे यांग के प्यार में पड़ गया है? छोटी यांग को देखते हुए उसकी आंखें इतनी प्रफुल्लित क्यों लगती हैं? कल्पना करना अच्छा है, छोटी यांग और हमारी जिंगजिंग बहुत संगत है, क्या आपको नहीं लगता? बूढ़े ली ने खुशी से कहा। आप क्या कह रहे हैं? छोटा यांग एक महान व्यक्तित्व है जो एक अच्छी बात है, लेकिन क्या वह अभी भी एक मटन स्केवर विक्रेता नहीं है? हमारा जिंगजिंग एक हाई स्कूल शिक्षक बन गया है। क्या आप जिंगजिंग को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने देंगे जो भविष्य में मटन स्कीवर्स बेचता है? चाची ली ने गुस्से में कहा। बूढ़े ली ने अपनी सिगरेट से एक ड्रैग लिया और फिर नाखुशी से कहा, क्या बात है, आप हमें छोटे विक्रेताओं को नीचा देखते हैं? लिटिल यांग ने हमारी इतनी मदद की, अगर यह हमारे परिवार के लिए नहीं होता तो क्या वह केवल मटन स्केवर बेचता? अपनी पत्नी को क्रोधित होते देखकर चाची ली ने बोलना बंद कर दिया। फिर भी अपने दिल में उसने अपना निर्णय ले लिया था। वह अपनी बेटी को यांग चेन के साथ कभी नहीं रहने देने के लिए दृढ़ थी। अधिक से अधिक वह यांग चेन को मुआवजे के रूप में कुछ और भोजन देगी। वृद्ध दंपति को अभी तक पता नहीं था, उनकी कीमती बेटी ली जिंगजिंग वर्तमान में खिड़की के पास चुपके से खड़ी थी, एक शर्मनाक चेहरा और थंपिंग दिल के साथ यांग चेन को जाते हुए देख रही थी। नदी के किनारे यांग चेन ने एक सुविधा स्टोर से वेस्ट रिवर सिगरेट का $2 का पैकेट खरीदा और अपने आवास की ओर चलते हुए धूम्रपान किया। अपने दिल में उसने उस समय के बारे में सोचा जब वह पहली बार देश लौटा था, ली जिंगजिंग और उसके परिवार से मिलने के कुछ अंश, और जो एक मूर्ख छोटे बच्चे के रूप में शुरू हुआ वह अचानक एक युवा सुंदर महिला बन गई। एक बढ़ती हुई महिला के 18 परिवर्तनों और दुनिया की अप्रत्याशितता को महसूस करने में असमर्थ, जिसका अर्थ है 18 परिवर्तन जो एक लड़की एक महिला में बदलते समय करती है। स्त्रीत्व में खिलना। यह याद करते हुए कि कैसे उस समय यह खुद इस नदी के किनारे पर था जिसने ली जिंगजिंग को बचाया था, जिसके साथ बदमाश लगभग बलात्कार कर चुके थे, फिर ओल्ड ली के परिवार से परिचित हो गए। शायद हर लड़की के दिल में एक नायक होता है। उसके मटन बेचने के बावजूद उस लड़की ली जिंगजिंग के दिल में वह खास था। लगातार इस तरह के विचारों से भरे हुए यांग चेन अनजाने में नदी के गोदी की ओर चले गए, जिसने सड़क की रोशनी के नीचे सुंदरता की एक धुंधली भावना को उजागर किया। गर्मियों की हवा अपने साथ एक तेज ठंडक लेकर आई। इस समय आगे की सड़क पर एक बड़ी और ऊंची एसयूवी दिखाई दी। यांग चेन की आंखें चमक उठीं, फिर नदी के किनारे की बाड़ को देखा। अप्रत्याशित रूप से वहां एक काली पोशाक में एक लंबी महिला खड़ी थी। बहती लहरें लुढ़क रही थी। सड़क के दीपक की रोशनी गुलाबी लाल रंग की धारियों को तितर-बितर कर रही थी, जिससे एक आकर्षक सफेद चेहरा दिखाई दे रहा था।
पानी से लथपथ आंखों की एक जोड़ी ने दूर की अस्पष्ट नौका को देखा, जो थोड़ा सा दुख व्यक्त कर रही थी। इस अच्छी तरह से विकसित आकृति ने एक परिपक्व प्रकार के आकर्षण, पर्याप्त स्तनों, गोल मोटे बट का प्रदर्शन किया, जो एक काले सूती पोशाक में पैक किया गया था, फिर भी अभी भी लोगों की आंखों को आकर्षित करता है। एक जोड़ी बेज रंग के मोजों से लिपटे पतले जांघों के नीचे क्रिस्टल रंग के ऊंची एड़ी के जूतों की एक जोड़ी थी, जो उसके शरीर से एक महान और सुरुचिपूर्ण गंध फैलाती थी। यह रात के लिए बिल्कुल सबसे अच्छा शिकार था। यांग चेन को केवल एक नजर की जरूरत थी। इससे पहले ली जिंगजिंग के नग्न शरीर को देखने के कारण, जिसमें उनका खून उबल रहा था, एक बार फिर जलने के संकेत मिले। अच्छी कार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर मैं लैंड रोवर का यह मॉडल देख सकता हूँ, जो पूरे देश में केवल 40 तक सीमित है। यांग चेन ने धीरे धीरे रेलिंग पर झुकते हुए प्रशंसा की। सुंदर विवाहित महिला ने अपनी दूर की नजरों को फिर से प्राप्त किया, धीरे से अपना सिर घुमाया, उन आंखों से जो कुछ उलझन और आश्चर्य के उदाहरण थे, लेकिन उसके बाद एक सुंदर और अच्छी मुस्कान आई। आप इस कार को पहचानते हैं? बस पहचानने से कहीं अधिक। इस प्रकार के ब्रिटिश हस्तनिर्मित लैंड रोवर्स मैंने उन वर्षों में कई सैकड़ों से कम नहीं उड़ाए। यांग चेन अपने दिल में चुपचाप हंसे और उसी समय उनके चेहरे ने संतोष दिखाया और आराम से कहा, हाँ, वर्षगांठ, लैंड रोवर का 40 साल का स्मरण संस्करण, 375 किलोवाट की अधिकतम शक्ति, 625 का पीक टॉर्क, 5.0 लीटर सुपरचार्ज्ड। मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती। मुझे यह गाड़ी पसंद है, इसलिए मैंने इसे खरीदा। महिला ने बढ़ते हुए बालों को थपथपाया। यह एक साधारण चाल थी, फिर भी आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। क्या सभी महिलाओं को छोटी और सुरुचिपूर्ण स्पोर्ट्स कारें पसंद नहीं है? लैंड रोवर्स की तुलना में पोर्श 911, मर्सिडीज बेंज SLR, BMW Z4, यहाँ तक कि ऑडी TT की उपस्थिति भी अधिक पसंद की जाती है। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई व्यक्ति जो इस कार को खरीदने का खर्च उठा सकता है, वह उन कारों को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता। यांग चेन ने एक सिगरेट निकाली, क्योंकि उसके सामने की परिपक्व महिला ने उसे अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उसे और बात करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। युवती ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। स्पोर्ट्स कार चलाने की तुलना SUV चलाने की सुरक्षा की भावना से नहीं की जा सकती। क्या सभी महिलाओं को बेहतर तरीके से अपनी रक्षा नहीं करनी चाहिए? सुंदर महिला, ऐसा लगता है कि आप में सुरक्षा की भावना की कमी है। यांग चेन अपने दिल में खुशी से फूट पड़ा। एक दुखी विवाहित महिला, इस तरह की महिला को बहकाना सबसे आसान था। कौन जान सकता था कि महिला ने अभी भी अपना सिर हिलाया। आप गलत हैं। मैं बहुत सुरक्षित हूँ। मैंने कहा कि SUV चलाने से सुरक्षा की बेहतर भावना मिलती है, केवल अपने दिल को आराम का एक और हिस्सा देना है। आप वही हैं जो गलत हैं। अगर आपको वास्तव में सुरक्षा की भावना थी, तो अभी आपको मुझे एक थप्पड़ मारना चाहिए और मुझे पीटना चाहिए। यांग चेन बुरी तरह से मुस्कुराए और मुंह से धुआं निकाल दिया। लड़की चकमा नहीं दी। सिगरेट की तीखी गंध हवा में चली गई। सितारों जैसी चमकती आंखों की एक जोड़ी सीधे यांग चेन की ओर देख रही थी। अंत में एक शानदार मुस्कान दिखा रही थी। आप किस परिवार के युवा स्वामी हैं? अगर आप मुझे तांग वान का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। आपको तांग वान कहा जाता है। यांग चेन ने चुपचाप 2 बार पुकारा, हंसे और कहा, मैं किसी भी परिवार का युवा स्वामी नहीं हूँ। मैं केवल एक मटन स्केवर विक्रेता हूँ। अगर आपके पास किसी अन्य दिन समय है तो आप मुझे वहां खोजने के लिए पश्चिमी क्षेत्र के बाजार में आ सकते हैं। मटन स्केवर विक्रेता,
तांग वान ने कुछ क्षणों के लिए यांग चेन का गंभीरता से मूल्यांकन किया। विरोध करने में असमर्थ एक पुची हंसी बाहर आई। वह एक पल के लिए उससे कांप गई और फिर बोली, हाँ छोटी सुंदर, तुम मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार कर रही हो या खुद को मूर्ख बना रही हो? मैं वास्तव में एक मटन स्केवर विक्रेता हूँ, हालांकि मेरे पास व्यवसाय का लाइसेंस नहीं है। यांग चेन ने दुख में कहा, यह सोचकर कि अब इस दुनिया में जब सच बोला जाता है तो कोई विश्वास क्यों नहीं करता। एक ठंडी आहट के साथ तांग वान ने अचानक अपना हाथीदांत का चिकना हाथ बढ़ाया और यांग चेंग की कमीज के कॉलर का बटन दबा दिया। उसने आकर्षक ढंग से यांग चेंग पर अपनी आंखें फेर ली। यह विशुद्ध रूप से इटली की हाथ से बनी शर्ट है। यह विशेष रूप से शाही परिवार के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कोई ब्रांड लोगो नहीं है। हालांकि बटन दक्षिण अफ्रीकी नीले हीरे से बना है। पॉलिशिंग तकनीक पूरी तरह से दुनिया के शीर्ष पर है। अकेले इस शर्ट की कीमत 1 करोड़ आरएमबी से कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई इसे पहचान नहीं सकता है? क्या आपको लगता है कि आप प्लास्टिक के बटनों के साथ एक यादृच्छिक ब्रांड की शर्ट पहन रहे हैं? यांग चेंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उन्हें वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी कमीज के वास्तविक मूल्य को पहचान लेगा। हालांकि वह तुरंत हंसे और कहा, मिस टैंग की आंख अच्छी है, लेकिन फिर भी आप गलत है। यह नीला हीरा नामीबिया में बनाया जाता है, न कि दक्षिण अफ्रीका में। आप अभी भी कह रहे हैं कि आप एक अमीर परिवार के बेटे नहीं हैं। जोंगहाई में बहुत से लोग नामीबिया के हीरे वाली शर्ट पहनने के योग्य नहीं हैं। झूठ बोलने में कोई मजा नहीं है। तांग वान ने पहले से ही थोड़ी नाखुश होकर अपनी आंखें नीची कर ली। यांग चेंग ने अपनी सिगरेट के कुछ गहरे पफ लिए और बट को नदी में फेंक दिया। वह बेहद अवसाद में था। मिस टैंग वान, आइए स्पष्ट करें। हाँ, आप बहुत सुंदर हैं। मैं, यांग चेंग, तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए मटन स्केवर विक्रेता होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है ना? मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक मटन स्केवर विक्रेता हूँ। किसने कहा कि एक मटन स्केवर विक्रेता 1 करोड़ आरएमबी के कपड़े नहीं पहन सकता है? क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते और विषय बदल सकते हैं? चलो रोमांस के बारे में बात करते हैं। यह वास्तव में असभ्य है। तांग वान ने बिना किसी हिचकिचाहट के डांट लगाई। फिर वह फूल की तरह मुस्कुरा दी। लेकिन मुझे आपकी ईमानदारी पसंद है। ठीक है, मैं आपको अस्थायी रूप से एक मटन स्केवर विक्रेता के रूप में मानूंगा। लेकिन मिस्टर यांग चेंग, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। मैं एक मटन स्केवर विक्रेता के साथ सोना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। फिर तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? यांग चेंग थोड़ा उदास था। उसने सोचा कि वह एक ऐसी सुंदरता से मिला जिसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। कौन जानता था कि दूसरे पक्ष का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तांग वान हंस पड़ी और उसके 2 स्तन कांप रहे थे। मिस्टर यांग, आप वास्तव में एक सीधे साधे आदमी हैं। आंखों को उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक प्रसन्न करते हैं जो सुरुचिपूर्ण होने का नाटक करते हैं। यह अफसोस की बात है कि मैं उस तरह की महिला नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझते हैं। मैं आपको यह सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा दिल थोड़ा दबा हुआ था। और फिर तब मेरा मूड अब बहुत बेहतर है। मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर भाग्य हमें फिर से मिलने देता है तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा। उसके बाद तांग वान अपने महाद्वीपीय बाग की ओर चली गई। कुछ कदमों के बाद वह रुक गई और एक आकर्षक मुस्कान के साथ वापस मुड़ गई। ओह ठीक है, मेरा सुझाव है कि आप भविष्य में महिलाओं पर धुआं न उड़ाएं।
अधिकांश महिलाएं नाइट क्लबों में वेश्याएं नहीं हैं। वे नहीं सोचेंगे कि आपका व्यवहार बहुत विनम्र है। उसके बाद उसने अपने मोटे शरीर को हिलाया और वापस कार की ओर चली गई। लैंड रोवर को अंधेरे में तेंदुए की तरह दूर तक गायब होते देख यांग चेंग ने असहाय होकर खुद से कहा, क्या मटन स्केवर बेचना वास्तव में इतना बुरा है? मुझे मत बताओ कि मुझे अपना पेशा बदलना है। अगली सुबह यांग चेंग के जागने के कुछ ही समय बाद उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वह उदास होकर उठा और एक जोड़ी ब्रीफ में दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की ओर चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, यह लिन रोक्सी था जिसका चेहरा बाहर ठंडा था। यांग चेंग के मजबूत और नग्न ऊपरी शरीर को देखकर लिन रोक्सी को शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर घुमाया और एक खाली भाव के साथ कहा, जल्दी करो और कपड़े पहनो, मुझे जल्दी है। यांग चेंग ने अपने बाल पकड़े। मैं कहता हूँ, मिस लिन, तुम एक चाचा और चाची की तरह शादी करने के लिए बाजार क्यों जा रही हो? क्या आप मुझे पहले नहाने और नाश्ता करने दे सकते हैं? नहीं, मेरी 10 बजे बैठक है। लिन रोक्सी के स्वर को अस्वीकार नहीं किया जा सका। अपना घरेलू रजिस्टर और पहचान पत्र लाना न भूलें। एक महिला की शक्ति के खिलाफ असहाय, यांग चेंग ने एक शर्ट और शॉर्ट्स पहने और नीचे लिन रोक्सी का पीछा किया। वे उसके लाल बेंटले में एक साथ बैठे। लिन रोक्सी ने पिछली सीट से 2 बड़े बैग लिए और उन्हें यांग चेंग पर फेंक दिया। अपना सिर घुमाए बिना उसने कहा, इसमें बदल जाओ, ऐसा न हो कि लोग तुम पर हंसे। तभी यांग चेंग ने ध्यान दिया कि आज लिन रोक्सी ने एक औपचारिक कार्यालय महिला सूट पहना हुआ था। बेज रंग का सूट स्पष्ट रूप से एक प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा बनाया गया था। लिन रोक्सी के मनमोहक और गतिशील वक्रों के चारों ओर चिकनी रेखाएं लिपटी हुई हैं, जो उसके ठंडे और सुरुचिपूर्ण सुंदर चेहरे को स्थापित करती हैं। वह निश्चित रूप से पुरुषों की नजरों में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता थी। हे पत्नी, हमने अभी तक आधिकारिक रूप से शादी नहीं की है, लेकिन तुम पहले से ही अपने पति के लिए कपड़े खरीद रही हो। यांग चेंग बेशर्मी से हंसा। उन्होंने बड़े थैले से एक अरमानी सूट और पतलून के साथ साथ नए प्यारे कार्डिन चमड़े के जूतों की एक जोड़ी भी निकाली। यह स्पष्ट था कि उन्होंने उन्हें सावधानीपूर्वक तैयार किया था। लिन रोक्सी ने कुछ न सुनने का नाटक करते हुए गंभीरता से गाड़ी चलाई। वह यांग चेंग के बदतमीज लहजे की परवाह करने के लिए बहुत आलसी भी थी। यांग चेंग के हाथ और पैर बहुत फुर्तीले थे। अपेक्षाकृत संकीर्ण सीट पर भी वह आसानी से विलासिता के कपड़ों के एक नए सेट में बदल गए। उन्होंने कार के शीशे से अपने बालों को भी नार्सिसिस्टिक तरीके से कंघी किया। वह 100 गुना अधिक ऊर्जावान लग रहे थे। हालांकि उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थी, फिर भी लिन रोक्सी यांग चेंग पर कुछ नजर डालती रही। जब उसने यांग चेंग को सूट और टाई में देखा, तो लिन रोक्सी ने महसूस किया कि उसका दिल अनैच्छिक रूप से तेज हो गया है। हालांकि उसने महसूस किया कि यह बहुत शर्मनाक था। इस आदमी के स्वतंत्र और अनियंत्रित तरीके के साथ साथ कभी-कभी उसकी आंखों से निकलने वाली मंद उदासी ने महिलाओं को थोड़ा मोहित कर दिया। इस सूट के साथ यांग चेंग का स्वभाव उन अमीर युवा गुरुओं की तुलना में बहुत अधिक असाधारण था जिन्हें वह, हालांकि उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थी, फिर भी लिन रोक्सी यांग चेंग पर कुछ नजर डालती रही। जब उसने यांग चेंग को सूट और टाई में देखा, तो लिन रोक्सी ने महसूस किया कि उसका दिल अनैच्छिक रूप से तेज हो गया है। हालांकि उसने महसूस किया कि यह बहुत शर्मनाक था। इस आदमी के स्वतंत्र और अनियंत्रित तरीके के साथ साथ कभी-कभी उसकी आंखों से निकलने वाली मंद उदासी ने महिलाओं को थोड़ा मोहित कर दिया। इस सूट के साथ
यांग चेंग का स्वभाव उन अमीर युवा गुरुओं की तुलना में बहुत अधिक असाधारण था जिन्हें वह आमतौर पर देखती थी। लिन रोक्सी ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। कम से कम अगर मैं उसे बाहर निकालता हूँ तो मैं अपना चेहरा नहीं खोऊंगा। उन्होंने पूरा रास्ता दौड़ाया और यांग चेंग की रंगीन तस्वीरें ली। जल्द ही वे दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचे। कार से बाहर निकलने के बाद लिन रोक्सी थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत कस लिए और यांग चेंग की बाह पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई। वह खुश और असहाय नजर आ रही थी। यांग चेंग अपनी हंसी नहीं रोक सका। मेरी अच्छी पत्नी, तुम पहले से ही अभिनय कर रही हो। आप वास्तव में समर्पित हैं। तुम मत हंसो। अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाए। हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लिन रोक्सी ने यांग चेंग की ओर देखा। यांग चेंग ने असहाय सांस ली और लिन रोक्सी को अपना हाथ पकड़ने दिया। वैसे भी उसका हाथ अभी भी समय समय पर लिन रोक्सी की नरम छाती पर रगड़ सकता था। उसका फायदा उठाना एक अच्छी बात थी। लिन रोक्सी इसे कैसे महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वह केवल अपने दांत कस सकती थी और इसे सह सकती थी। आखिरकार उनके पास भविष्य में अभिनय करने के लिए अभी भी कई दिन थे। उसे बस इस बुरे आदमी को उसका फायदा उठाने देना था। जब उन्होंने सिविल अफेयर्स ब्यूरो में प्रवेश किया तो दोनों की उपस्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ब्रांडेड कपड़े पहने हुए यांग चेंग स्वतंत्र और सहज लग रहे थे, जबकि लिन रोक्सी स्वाभाविक रूप से सुंदर थे। आसपास के लोगों की नजरों में वे बस स्वर्ग में बने एक मैच थे। सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सिविल सेवकों द्वारा दोनों के दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद उन्होंने जल्दी से प्रक्रिया पूरी की और उन दोनों पर मुस्कुराया। बधाई! यह आपका विवाह प्रमाण पत्र है। कृपया इसे अपने पास रखें। आप दोनों वास्तव में एक ईर्ष्यालु जोड़ी हैं। आप निश्चित रूप से 100 साल तक साथ रहेंगे। लिन रोक्सी पूरे समय यांग चेंग की कलाई पकड़े हुए थे। आसपास के लोगों द्वारा टकटकी लगाए जाने के कारण उसका चेहरा लंबे समय से गर्म हो गया था। इस समय जब उन्हें शादी का प्रमाण पत्र मिला तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी कोई सपना देखा हो। यह बहुत जादुई था। मैं वास्तव में शादीशुदा हूँ। एक आदमी से शादी की है जिसे मैं केवल एक दिन से जानता हूँ। लिन रोक्सी ने यांग चेन को देखने के लिए अपना सिर उठाया जो थोड़ी धुंधली आंखों के साथ उसके बगल में था। उसे पता चला कि यांग चेन भी खाली हाथ शादी के प्रमाण पत्र को देख रही थी, सोच में खो गई थी। क्या वह भी भावुक था? वह क्या सोच रहा था? क्या वह इसे नापसंद करता था या वह खुश था? लिन रोक्सी ने अचानक खुद से पूछा, लेकिन वह हैरान रह गई। वह इस बात की परवाह कैसे कर सकती थी कि वह क्या सोच रहा था? यांग चेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और लिन रोक्सी की ओर देखा। वह बुरी तरह से मुस्कुराए और कहा, क्या बात है, पत्नी? मुझे यह न बताए कि शादी का प्रमाण पत्र मिलने के तुरंत बाद आपको इसका पछतावा हो रहा है। आप ही थे जिन्होंने मुझे आने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ? लिन रोक्सी नफरत से फुसफुसाया, लेकिन चिंता मत करो। जब मैंने, लिन रोक्सी, कुछ तय कर लिया है तो मैं उस पर वापस नहीं जाऊंगा। आपको बस समझौते के अनुसार 3 साल तक मेरे साथ आज्ञाकारी रूप से सहयोग करना होगा। मुझे परेशान मत करो। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से दोनों के बाहर निकलने के बाद लिन रोक्सी ने तुरंत यांग चेंग की बाह छोड़ दी और अपने ठंडे चेहरे पर लौट आई। ठीक है, मुझे एक बैठक के लिए काम पर जाना है। आप पहले वापस जा सकते हैं। वापस जाओ। तुम नहीं चाहते कि मैं वापस चलूं, क्या तुम?
यांग चेंग दुखी महसूस कर रहा था। उनकी पत्नी बहुत भद्दी थी। उन्होंने अभी अभी शादी की थी और वह चाहती थी कि वह, उसका पति, दर्जनों किलोमीटर पैदल चलकर घर आए। लिन रोक्सी ने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और उसे यांग चेंग को सौंप दिया। उस पर सुंदर हस्तलेखन में एक पता लिखा था, वेनहुआ रोड, ड्रैगन गार्डन नो 89। चूंकि हम शादीशुदा हैं, निश्चित रूप से हमें सतह पर एक साथ रहना होगा, अन्यथा हम इसे दूसरों से छिपा नहीं पाएंगे। तुम मेरे साथ अंदर जा सकते हो और जितनी जल्दी हो सके अपने कुत्ते के घर से बाहर निकल सकते हो। यह कहने के बाद वह पीछे मुड़कर देखे बिना कार में बैठ गई और चली गई। यांग चेंग की मुस्कान रोने से भी बदबूदार थी। उसने खुद से कहा, अंत में मुझे अभी भी जाना है। रास्ते में कई लोगों से पूछने के बाद यांग चेंग आराम से ड्रैगन गार्डन के पते पर भटक गया। पहुंचने के बाद यांग चेंग को आखिरकार समझ आया कि उसकी सुंदर पत्नी कितनी अमीर थी। ड्रैगन गार्डन उपनगरों में एक उच्च श्रेणी का विला क्षेत्र था। प्रत्येक विला के बीच की दूरी कम से कम 1 मील थी। यह मंडपों, छतों और मंडपों, साफ पानी और हरी-भरी भूमि से घिरा हुआ था। यूरोपीय शास्त्रीय शैली के लेआउट ने सबसे महंगे और सुरुचिपूर्ण वातावरण की एक समृद्ध भावना दी। जब प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों ने यांग चेंग का अपरिचित चेहरा देखा, तो वे भ्रमित हो गए। वे उत्सुक थे कि एक अमीर व्यक्ति अंदर क्यों आएगा। हालांकि जब उन्होंने उसका महंगा सूट देखा, तो उन्होंने उसे नहीं रोका, जिससे यांग चेंग को समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। ड्रैगन गार्डन में प्रवेश करने के बाद यांग चेंग को विला नो 89 चिह्नित पते पर पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ा। पूरा विला 400 वर्ग मीटर से अधिक का था, जिसमें ओपन एयर स्विमिंग पूल और विशाल पार्किंग गैरेज शामिल नहीं था। बारोक विला भारी संगमरमर से बनाया गया था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि इस तरह के घर पर कितना पैसा खर्च होगा। दरवाजे की घंटी दबाने के बाद खूबसूरती से तराशे गए महोगनी के दरवाजे को तुरंत खोल दिया गया। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह घर के कपड़े और एप्रन पहने एक महिला थी। उसके चेहरे पर उम्र बढ़ने के संकेत दिखाई दिए, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से बनाए रखा। 40 या 50 वर्ष की होने के बावजूद वह बूढ़ी नहीं लग रही थी। जब उसने यांग चेंग को देखा, तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने उत्साह से कहा, युवा गुरु, है ना? मिस ने कहा कि तुम आ जाओगी। अंदर आ जाओ। यह देखकर कि महिला बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी, यांग चेंग ने बहुत आराम किया। अंदर घुसते ही वह मुस्कुराए और पूछा, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? बड़ी बहन? मेरा नाम वांग यूलन है। आप बस मुझे मदर वांग कहकर बुला सकते हैं। माँ वांग ने चमकते हुए कहा, युवा गुरु, आप मुझे बड़ी बहन कैसे कह सकते हैं? मैंने मिस को बड़े होते देखा। आपको चाची कहना अधिक उचित है। माँ वांग बिल्कुल बूढ़ी नहीं है। जब आप सड़क पर चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत से पुरुषों को आकर्षित करेंगे, यांग चेंग ने ईमानदारी से कहा। ऐसी कोई महिला नहीं थी जो सुंदर के रूप में प्रशंसित होना पसंद नहीं करती थी, और वांग माँ जो अपने बीच के वर्षों में थी, स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं थी। यह सुनकर वह और भी खुश हो गई, और यांग चेन को बैठने के लिए आमंत्रित करने के बाद वह खुशी से मुस्कुराई और कहा, युवा गुरु, कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। मैं रसोई में लगभग काम कर चुका हूँ। मैं तुरंत आपका स्वागत करूंगा। यह अफसोस की बात है कि मिस की एक बैठक है और उनके पास वापस आने का समय नहीं है। माँ वांग, केवल तुम और लिन। ओह, रोक्सी इस घर में रहता है। यांग चेंग ने चारों ओर देखा।
पूरे विला को 3 मंजिलों में विभाजित किया गया था, जिसमें सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध थे। सफेद चमड़े का सोफा, काले संगमरमर का फर्श, महोगनी फर्नीचर, दीवार पर लटके प्रसिद्ध कलाकारों की बड़ी और छोटी पेंटिंग और खिड़की के पास झूमते हुए कुछ खिलते ऑर्किड। यह साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने दूसरी और तीसरी मंजिल पर बड़ी संख्या में दरवाजों को देखा, तो यांग चेंग को लगा कि यह बेहद विशाल है। माँ वांग ने दुख की सांस ली। यह तो ठीक है, हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। यह बहुत अकेला है। मिस काम में व्यस्त है और सारा दिन घर पर नहीं है। इस बड़े घर की रखवाली करने वाला मैं अकेला हूँ। लेकिन अब यह अच्छा है। अब जब मिस आपके पास है, तो हमारे परिवार में एक आदमी है। एक परिवार को ऐसा ही होना चाहिए। माँ वांग के संतुष्ट चेहरे को देखते हुए यांग चेंग आश्चर्य से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, माँ वांग, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि रोक्सी ने अचानक मुझसे शादी कर ली? हाय। माँ वांग मुस्कुराए और कहा, यंग मास्टर, मैंने मिस को बड़ी होती देखी। मिस का बचपन से कभी कोई प्रेमी नहीं रहा है। बाहर कई पुरुष मिस का पीछा कर रहे हैं, लेकिन मिस को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। लेकिन अब जब वह आपसे शादी करना चाहती है, तो आपको अलग होना चाहिए। मिस बहुत स्मार्ट है। मैं मिस के स्वाद में विश्वास करती हूँ। इसमें अजीब क्या है? यांग चेंग ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में फुसफुसा रहा था। माँ वांग ने कभी नहीं सोचा होगा कि लिन रोक्सी और मैं अनुबंध से शादी कर रहे हैं। एक शानदार दोपहर का भोजन करने के बाद यांग चेंग संतुष्टि से झूम उठा। उसने अपना गोल पेट रगड़कर मुस्कुराया। माँ वांग का खाना बनाना अद्भुत है। यह स्वाद उन बड़े रेस्तरां की तुलना में बहुत बेहतर है। माँ वांग खुशी से झूम उठी। ऐसी बात है? युवा गुरु, भविष्य में घर पर अधिक भोजन करें। मिस के पास अक्सर करने के लिए कुछ होता है और वह घर नहीं आती। यह अफसोस की बात है कि खाना पकाने के बाद मेरे पास खाने के लिए कोई नहीं है। वह लड़की भगवान के उपहार को बर्बाद कर रही है। उसकी चिंता मत करो। माँ वांग, अगर भविष्य में खाने के लिए कुछ अच्छा है, तो ठीक है। यांग चेंग ने अपनी छाती थपथपाई। माँ वांग को पता था कि यांग चेंग मजाक कर रहा था। उसने खुशी से सिर हिलाया और मान गई। साफ सफाई करने के बाद माँ वांग ने अपना एप्रन उतार दिया और कहा, युवा गुरु, मैं आपके कमरे में जाकर देख लूंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, तो मुझे तुरंत बताएं। मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। मेरा कमरा? यांग चेंग दंग रह गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने लिन रोक्सी के साथ न सोने का वादा किया था। माँ वांग ने मार्ग का नेतृत्व किया और कहा, युवा गुरु, मिस आपके लिए बहुत विचारशील है। उन्होंने कहा कि आपको अकेले सोने की आदत है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए एक अलग कमरा तैयार किया। उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े भी खरीदे। ऐसी बात है? और रोक्सी बहुत विचारशील है। यांग चेंग ने उसकी नाक को छुआ। उसे लगा कि उसके शब्द बहुत नकली हैं। क्या ऐसा नहीं है? मैंने मिस को किसी पुरुष की इतनी परवाह करते नहीं देखा है। साथ ही मिस ने कहा कि आप अभी काम में व्यस्त हैं। आपको पहले शादी कर लेनी चाहिए। जब आपके पास समय हो तो आप भोज कर सकते हैं। वह तुम्हारे बारे में सोच रही है। माँ वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी ओर यांग चेन को बहुत पसीना आ रहा था। क्या हो रहा है? यह पता चला कि लड़की ने पहले ही वांग माँ को सिर ऊपर कर दिया था और सब कुछ मुझ पर धकेल दिया। मटन स्केवर बेचने में इतना व्यस्त क्या है?
अपने कमरे में प्रवेश करते ही यांग चेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कमरा आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था। यह उनके द्वारा किराए पर लिए गए छोटे से अपार्टमेंट से भी बड़ा था। फर्श से छत तक की खिड़की पर एक सफेद जाली थी जो उछल रही थी। एक छोटा सपाट राजा आकार का बिस्तर, 42 इंच का सोनी एलईडी टीवी, बिस्तर के किनारे एक एप्पल कंप्यूटर, एक शास्त्रीय दीपक और एक चमकदार लकड़ी का फर्श था। कमरे के कोने को देखते हुए वहां एक विशाल 2-स्तरीय अलमारी थी जो बिल्कुल नए कपड़ों, बांधों और चमड़े के जूतों से भरी हुई थी। यांग चेंग मुस्कुराए। ऐसा लगता था कि उसकी सुंदर पत्नी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी। उन्होंने अभिनय के लिए सभी वेशभूषा भी तैयार की। कैसी बात है? क्या आप संतुष्ट हैं? माँ वांग ने उत्साह से पूछा। संतुष्ट? बेशक, मैं संतुष्ट हूँ। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद, माँ वांग। यांग चेंग ने सिर हिलाया। अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो धन्यवाद मिस। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ। माँ वांग ने उत्साहपूर्वक युवा जोड़े का मैचमेकिंग करना शुरू कर दिया था। यांग चेंग मदर वांग के विचारों को जानते थे, लेकिन उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। माँ वांग, मेरे मूल निवास में अभी भी कुछ चीजें हैं। मुझे जाकर उन्हें लेना है। मैं पहले बाहर जाऊंगा। यह तो ठीक है। हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आपको आदत होती है। लेकिन यांग चेंग अजीब तरह से मुस्कुराए। माँ वांग, क्या आपके घर में कोई परिवहन है? अगर गाड़ी नहीं है तो साइकिल चलाना ठीक है ताकि मैं वहां जल्दी पहुंच सकूं। वांग माँ ने यांग चेंग को सदमे में देखा, जैसे कि उसने कुछ अतुलनीय रूप से भयानक देखा हो। युवा गुरु, क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ चल रहे हों? दुर्भाग्य से माँ वांग ने इसका अनुमान लगाया। यांग चेंग ने अपने हाथ फैलाए। माँ वांग को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। यह मिस बहुत ज्यादा है। वह तुम्हें यहाँ कैसे चलने दे सकती है? यंग मास्टर, आप भविष्य में यहाँ इतनी लापरवाही से नहीं रह सकते। चाहे कुछ भी हो, आपको एक गाड़ी लेनी होगी। नौजवान गुरु, मेरे साथ आओ। घर में कुछ कारें हैं। आप उनमें से किसी एक को भी चला सकते हैं। यांग चेंग की आंखें चमक उठीं। जब उन्होंने लिन रोक्सी को बेंटले एलिगेंस चलाते देखा तो उनके हाथों में खुजली हो रही थी। लेकिन उसके पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह इसकी लालसा कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मुफ्त में गाड़ी मिल जाए? हालांकि वह पहले से ही जानता था कि लिन रोक्सी बहुत अमीर था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका गैरेज वास्तव में 2 स्तरों में विभाजित था, जिसमें कम से कम 10 अलग अलग कारें खड़ी थी। चाहे वह मर्सिडीज एसएलके हो, ऑडी R8 हो, कार्वेट हो या यहाँ तक कि लैम्बोर्गिनी और मासेराती हो, सब कुछ वहाँ था। हालांकि यांग चेंग के लिए बाहर निकलने के लिए एक सुपरकार चुनना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इस तरह की कार का जीवनकाल अपने जीवनकाल में दसियों हजार किलोमीटर होने का अनुमान था। ऐसा नहीं था कि यह केवल इतने लंबे समय तक चल सकता था, लेकिन आमतौर पर इस तरह की कार चलाना बहुत आकर्षक और बहुत बेकार था। रेसिंग के अलावा यह इन कारों की गति को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता था। ये कारें मिस आम तौर पर उनका उपयोग नहीं करती हैं, वे सभी उन्हें कुछ व्यापारिक दोस्तों द्वारा दी गई थी। मिस मूल रूप से उन्हें ज्यादा नहीं चलाती हैं। अगर दामाद को उनमें से कोई भी पसंद है तो उन्हें भगा दें। माँ वांग ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। यांग चेंग हमेशा से उत्सुक रहता था कि उसकी सुंदर पत्नी क्या करती है, लेकिन वह माँ वांग से पूछने में बहुत शर्मिंदा था।
आखिरकार अगर वह यह भी नहीं जानता था तो उनकी शादी बहुत अजीब होगी। वह खुद लिन रोक्सी से पूछने के लिए समय निकाल सके। इधर-उधर घूमने के बाद यांग चेंग ने आखिरकार एक अपेक्षाकृत सामान्य स्पोर्ट्स कार, एक दूधिया सफेद BMW M3 देखी। इस तरह की कार मूल रूप से शहर की स्पोर्ट्स कारों की चोटी थी, जिसकी शीर्ष गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। लेकिन लिन रोक्सी के गैराज में वास्तव में कोई अन्य कार नहीं थी जो इस M3 से अधिक अगोचर थी। यह एक। यांग चेंग ने M3 की ओर इशारा करते हुए कहा। मा वांग ने कुछ संदेह के साथ कहा, दामाद, आप एक बेहतर क्यों नहीं चुनते? यह यहाँ की सबसे सस्ती कार लगती है। 1.2 मिलियन से अधिक की कीमत वाली कार सबसे सस्ती थी। यांग चेंग मुस्कुराए और समझाया, यह तो है। बहुत अधिक आकर्षक होना अच्छा नहीं है। अपने धन का प्रदर्शन न करना ही बेहतर है, कम महत्व का होना ही बेहतर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस को दामाद पसंद है। दामाद का स्वभाव वास्तव में दुर्लभ है। आजकल सभी युवा सोचते हैं कि किसके पास अधिक पैसा है, लेकिन दामाद सोच रहा है कि इसे कैसे छिपाया जाए। मा वांग ने संतोष से सिर हिलाया और गैरेज के एक कोने से BMW की चाबियां निकालकर यांग चेंग को दे दी। यांग चेंग के आसानी से कार में बैठने के बाद स्वचालित गैरेज का दरवाजा लुढ़क गया। मदर वांग को अलविदा कहने के बाद कार धनुष छोड़ते हुए एक तीर की तरह गैराज से बाहर निकल गई। मा वांग ने चुपचाप यांग चेंग को गाड़ी चलाते हुए देखा, चुपचाप सांस ली और खुद से कहा, आजकल के युवा मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता। आधे साल से अधिक समय तक गाड़ी न चलाने के बाद यांग चेंग को लगा कि उसके हाथ बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। M3 के उत्कृष्ट प्रदर्शन को झोंगहाई शहर की सड़कों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति बनाए रखते हुए यातायात के माध्यम से पूरी तरह से बुना गया, जो शहर में आश्चर्यजनक रूप से तेज था। कभी कभी कुछ यातायात पुलिसकर्मी होते थे जो यांग चेंग की अत्यधिक गति को देखते थे, लेकिन वे प्रतिक्रिया नहीं करते थे और बस गुजर जाते थे। आधे घंटे से भी कम समय में यांग चेंग अपने किराए के अपार्टमेंट में लौट आया। ऊपर जाने के बाद यांग चेंग को अचानक पता चला कि उसका दरवाजा अप्रत्याशित रूप से खुला था। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि कोई अंदर आ गया था। लेकिन जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो अंदर का व्यक्ति वास्तव में परिचित ली जिंगजिंग था। ली जिंगजिंग ने एक कढ़ाई वाली सफेद कमीज और एक शांत पन्ना रंग की गज स्कर्ट पहनी थी। उसके काले बालों को एक पोनीटेल में बांधा गया था। खिड़की से बहने वाली ठंडी हवा के साथ बालों के कुछ तार झूल रहे थे, जिससे वह सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत लग रही थी। इस समय लड़की ईमानदारी से एक पोंछ से कमरे की सफाई कर रही थी। हालांकि यांग चेंग के कमरे में बहुत कम चीजें थी, लेकिन वहां बहुत धूल थी। यांग चेंग को लौटते देख ली जिंगजिंग को थोड़ी खुशी हुई। उसके प्रसव के कारण उसका चेहरा एक ग्रीष्मकालीन एल्फ लड़की की तरह लाल हो गया था। बड़ा भाई यांग, तुम वापस आ गए हो। यांग चेंग ने अपने हृदय में गर्मजोशी महसूस की। 2 महीने पहले जब ली जिंगजिंग अपनी इंटर्नशिप के लिए नहीं जाती थी, तो वह अक्सर उसके लिए कमरे की सफाई करती थी। अब जब वह वापस आ गई थी, तो उसके पास नौकरी थी, लेकिन फिर भी वह उसके लिए कमरा साफ करने के लिए दोपहर में वापस आ गई। उसका मन लड़की के लिए अपराध बोध और दया से भर गया था। यांग चेंग ने आगे बढ़कर ली जिंगजिंग की नरम पोनीटेल को छुआ। जिंगजिंग, भविष्य में मत आओ और साफ करो, मैं चलने जा रहा हूँ। चलते हो? ली जिंगजिंग ने एक पल के लिए खाली देखा। बड़े भाई यांग, क्या तुम झोंगहे को छोड़ने जा रहे हो?
लड़की ने उत्सुकता से पूछा। यांग चेंग ने एक पल के लिए सोचा और अंत में सच कहने का फैसला किया, नहीं, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ रहने जा रहा हूँ, लेकिन हम अभी भी झोंघे में हैं। ली जिंगजिंग का छोटा सा चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसकी खूबसूरत आंखों में कुछ आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और उन्हें मिटा दिया। हालांकि उसके कांपते कंधों ने लोगों को महसूस कराया कि वह इस समय शांत नहीं थी। लंबे समय तक दोनों के चुप रहने के बाद ली जिंगजिंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसने एक जोर की मुस्कान दिखाई। बधाई हो, बड़े भाई यांग। साली, वह बहुत सुंदर होगी।